शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चर्चा इससे पूर्व जो अलंकार शास्त्र की हम लोगों ने चर्चा किया, वह चर्चा हमारी वक्रोक्ति लेकर के जो है प्रारंभ हुई। और वक्रोक्ति अलंकार, क्योंकि इस नवम उल्लास में काव्य प्रकाश के सर्वप्रथम वक्रोक्ति अलंकार की चर्चा थी, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार की चर्चा की गई। अलंकार जो है अन्य अलंकारों की अपेक्षा जो है उत्कृष्ट अलंकार है, अर्थात निरतिशय चमत्कारी है। इसलिए जो है सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार को रखा गया। और वक्रोक्ति अलंकार के जो त्रिविध भेद हुए, श्लेष वक्रोक्ति के दो भेद हुए, सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति और अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। और जो काक वक्रोक्ति थी, इन तीनों के उदाहरणों पर हमने चर्चा किया और इन पर कैसे, कहाँ पर सभंग पद हो रहा है, कहाँ पर अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति हो रही है, और कहाँ काकू के द्वारा वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति। तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने विस्तृत रूप से गत कक्षाओं में किया। गुरु जी आज आवाज कट आ रही है। अच्छा, आवाज कट के आ रही क्या मेरी? जी चलिए बताइएगा, अब आ रही है? जी गुरु जी आ रही है। हाँ, तो इस प्रकार से आज हम लोग एक नवीन जो है अलंकार को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। देखिए, यह अनुप्रास अलंकार जो है वह शब्दालंकार ही है। यह चर्चा पूर्व में की जा चुकी है कि 6 प्रकार के जो शब्दालंकार हैं, वह 6 प्रकार के शब्दालंकार में अनुप्रास भी शब्दालंकार के अंतर्गत है। तो यह अनुप्रास भी जो है शब्दालंकार ही है। अब जो है इसका लक्षण देखिए क्या है। तो काव्य प्रकाशकार जो है करते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः। लक्षण करते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात वर्ण का साम्य। समझिए, वर्ण का साम्य क्या है? अनुप्रास है। तो अब देखिए, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर मैं कुछ नवीन चर्चा करूंगा, जिससे कि हम अनुप्रास को समझ सके कि अनुप्रास है क्या। तो इस प्रकार से देखिए, थोड़ी सी चर्चा ये है कि जो हमने वक्रोक्ति अलंकार पढ़ा, वह वक्रोक्ति अलंकार जो था वह युक्त रूप में था। ठीक, अर्थात उक्ति प्रत्युक्ति माने क्या? अर्थात वक्ता ने कुछ कहा और बोद्धा अथवा श्रोता ने उसके अर्थ से भिन्न अभिप्राय से एक नवीन अर्थ निकाला। तो इस प्रकार उक्ति प्रत्युक्त श्रोत्र कवि और वक्ता और श्रोत्र के निर्वाहन से वह अलंकार संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ जो और वहां पर क्या था, देश था और काकू के द्वारा जो है एक अर्थ उपस्थित हो रहा था। लेकिन यहाँ वर्ण साम्य में क्या है? तो वर्ण साम्य की जो विशेषता है वह आवृत्ति परक है। वर्ण साम्य क्या है? तो वर्ण साम्य आवृत्ति परक है। देखिए, आवृत्ति तो आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति नहीं मानेंगे हम। तो आप अभी एक अलंकार इसके आगे पढ़ेंगे, यमक नामक अलंकार पढ़ेंगे। तो यमक अलंकार भी कहता है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। तो वहां पर जो वर्णानाम सा पुनः श्रुति जो यह अर्थ है, वहां पर कि यमक में कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम, वहां पर सार्थक वर्ण जो होते हैं, समझिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाला जो अलंकार इसके बाद आएगा, यह लक्षण उस यमक नामक अलंकार में चला गया तो व्याप्ति दोष हो जाएगा। तो इसलिए इस अलंकार का क्या लक्षण है, इसको हमको सटीक रूप से समझना होगा, क्योंकि लक्षण वही होता है जो असाधारण धर्म वचन हो। तो इस प्रकार से जो यमक अलंकार है आपका, वह यमक अलंकार भी वर्णों की आवृत्ति में ही होता है। लेकिन वहां
एक अर्थ यह भी है साथ-साथ कि वहाँ पर जो आवृत्ति होती है, वह सार्थक वर्णों की आवृत्ति होती है। माने जो वर्ण हो जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उन दोनों वर्णों का एक अर्थ होगा। जैसे आपको हिंदी में आप पढ़िए कनक कनकते सौगुनी, तो एक कनक शब्द जो यहाँ पर है वह सोने का वाचक है और दूसरा कनक शब्द जो है वह धतूरा का वाचक है। यहाँ निरर्थक नहीं है, दोनों सार्थक वर्ण हैं, यही भेद है। ध्यान से सुनिएगा, तो यही भेद है। लेकिन जो यहाँ वर्ण साम्यम अनुप्रासा में जो वर्ण साम्यता की बात आचार्य कह रहे हैं मम्मट भट्ट, यहाँ पर जो वर्ण साम्यता है, यह वर्ण साम्यता निरर्थक भी हो सकती है, यहाँ अर्थ सापेक्ष नहीं है। तो इसी को कहा गया है कि अवाचक वर्ण मात्र वृत्तौ। समझिए, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण साम्य अनुप्रासा में, तो वहां जब वर्ण जो वर्णानुप्रास, देखिए अनुप्रास दो प्रकार का है, एक वर्णानुप्रास है, एक पदानुप्रास है। तो वर्णानुप्रास के दो भेद होते हैं। वर्णानुप्रास का एक भेद होता है छेकानुप्रास और एक भेद होता है वृत्त अनुप्रास। अब इसकी मैं यहाँ थोड़ा भेद की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आगे के विषय समझने में आसानी होगी। तो इसको ध्यान से सुनिए और लिखते भी चलिए। तो जो अनुप्रास हुआ, यह अनुप्रास के दो भेद हुए। एक तो हुआ वर्णानुप्रास, एक पदानुप्रास हुआ। जो पदानुप्रास है, इसी पदानुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते हैं। अब जो यह वर्ण अनुप्रास है, यह वर्ण अनुप्रास तो आपका दो प्रकार का है। वह दो प्रकार का किस भेद से है? तो एक भेद आपका जो है छेकानुप्रास है और एक भेद आपका वृत्त अनुप्रास है। और जो पदानुप्रास है, वह पदानुप्रास 5 प्रकार का होता है। आगे भी हम पढ़ेंगे। वह 5 प्रकार से कैसे होता है, तो इसको देखेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, तो अनेक पदों की आवृत्ति रूप एक पदानुप्रास हो गया, अथवा जहां माने अनेक पदों की आवृत्ति होगी और कहीं एक पद की ही आवृत्ति होगी, ऐसा द्वितीय भेद। और कहीं एक समास में ही आवृत्ति हो जाएगी किसी पद की, और कहीं भिन्न भिन्न समास में आवृत्ति होगी, और कहीं समास में होगा और कहीं असमास, माने एक आवृत्ति वाला एक पद समास में होगा और जो आवृत्ति वाला जो द्वितीय पद होगा वह असमास में होगा। तो इस प्रकार से जो है, अब देखिए, अब पहले वाले पे आए, वर्णानुप्रास पे आइए। जो यह वर्णानुप्रास है, इस वर्णानुप्रास पे आइए। यह वर्णानुप्रास के दो भेद, वृत्त अनुप्रास, छेका अनुप्रास। अब इसी को कहा गया है कि जो इसमें से जो पहला है, जो वर्णानुप्रास है, यह वर्णानुप्रास क्या है? कहे यह अवाचक वर्ण मात्र वृत्ति है। समझिए, ये क्या है? यह अवाचक, माने यहाँ जिन पदों की आवृत्ति होती है, जिन वर्णों की, पदों की नहीं, जिन वर्णों की आवृत्ति होती है, वो वर्ण क्या होते हैं? अवाचक होते हैं, माने किसी अर्थ को कहने वाले नहीं होते हैं। समझिए, ये कैसे होते हैं? अवाचक वर्ण मात्रावृत्ति होते हैं, अर्थात ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जो किसी अर्थ के वाचक नहीं होते हैं। ये अर्थ हो गया। जो वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास में ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जिन आवृत्तिमान, जो आवृत्ति वाले जो वर्ण होते हैं, वो वर्ण क्या होते हैं? अवाचक होते हैं। अवाचक माने किसी अर्थ को कहने वाले नहीं होते हैं। या लेकिन द्वितीयस्तु, जो द्वितीय है, द्वितीय माने जो द्वितीय भेद पदानुप्रास जो है, यह पदानुप्रास अथवा लाटानुप्रास जो है, यह क्या है? कहे वाचक पदावृत्तौ इति, यह वाचक पदवृत्ति है। अर्थात जो इसमें जो आवृत्तिमान जो वर्ण होते हैं, वो वर्ण क्या होते हैं? वाचक होते हैं, अर्थात किसी एक अर्थ को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनका कोई अर्थ होता है, किसी अर्थ को कहते हैं। इसलिए जो है, यह दोनों में भेद हुआ। वर्णानुप्रास और पदानुप्रास में एक भेद क्या हुआ? वर्णानुप्रास में जिन वर्णों की आवृत्ति होती है, वो वर्ण निरर्थक होते हैं, माने वो अवाचक होते हैं, वो किसी अर्थ को उत्पन्न नहीं करते हैं, किसी प्रकार का अर्थ नहीं देते हैं। लेकिन
जो पदानुप्रास होता है, पदानुप्रास में जो वर्णों की आवृत्ति होती है, वह क्या होता है? वह जो वर्णों की आवृत्ति है, उन आवृत्तिमान जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों की क्या होती है? उन वर्णों की कोई ना कोई जो है, देखिए, यहाँ एक चीज और बता दूं, वर्णानुप्रास में वर्ण लिखा हुआ है और पदानुप्रास में पद लिखा हुआ है। इससे एक यह भी बात ध्वनित होती है और यही बात सत्य भी है कि वर्णानुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन जो पदानुप्रास होता है उसमें पदों की आवृत्ति होती है। तो जो पद आवृत्तमान जो पद होते हैं, वो पद क्या करते हैं? वो पद किसी ना किसी प्रकार का कोई एक विशेष अर्थ देते हैं। समझिए। तो अब यहाँ हमारे पास 2 बात ध्वनित हुई। एक बात यह ध्वनित हुई कि जो वर्णानुप्रास है, यह वर्णानुप्रास में जो गुरुजी आवृत्तमान जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं? किसी अर्थ के वाचक नहीं होते हैं और पदानुप्रास यह पदों की ही आवृत्ति मानी जाती है। इसलिए पदानुप्रास में जो पदों की आवृत्ति होती है, वो किसी ना किसी अर्थ के वाच्य हैं। ये कोई स्क्रीन में कोई ये कार्य कर रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है? और पदानुप्रास। तो वर्णानुप्रास जो है, वह वर्ण जो वर्णों की आवृत्ति होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो किसी अर्थ के वाचक नहीं होते। लेकिन पदानुप्रास में जो पदों की आवृत्ति होती है, ये आवृत्तमान जो पद होते हैं, ये पद क्या होते हैं? वाचक होते हैं, माने इनके द्वारा किसी ना किसी अर्थ की प्रतीति होती है। ये बात, इतनी विशेष बात ध्यान रखिए। अब हम लोग पंक्तिशः चर्चा करते हैं। अब वही कह रहे हैं कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, कि वर्ण की साम्यता, साम्यता माने समानता, वर्ण की साम्यता। तो वर्ण की साम्यता ही अर्थात वर्णों की समानता, अर्थात जो आवृत्तमान पद हैं, उन आवृत्ति में जो आवृत्ति होगी वो समानता होगी, समान पदों की आवृत्ति होगी। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता, अर्थात वर्णों की आवृत्ति का नाम ही क्या है? अनुप्रास है। और कैसे वर्णों की आवृत्ति होगी? तो साम्य वर्णों में समान वर्णों की आवृत्ति होगी। अगर रकार की होगी तो रकार रकार की होगी, नकार दकार की होगी तो नकार दकार की होगी। या जब उदाहरण हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह स्पष्ट बात होगी। अब देखिए, इसमें एक नवीन बात कह रहे हैं कि स्वर वही सादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। अब देखिए, कह रहे हैं कि स्वर वही सादृश्येपि, स्वर की वैसादृश्यता माने वैलक्षण्यता होने पर भी, स्वर की वैलक्षण्यता होने पर भी, स्वर में विषमता होने पर भी, व्यंजन सदृशत्वम एवं वर्ण साम्यम, व्यंजन का सदृश होना ही वर्ण साम्य है। अर्थात यहाँ वर्ण साम्य में हम व्यंजन सदृशत्व ही ग्रहण करेंगे, अर्थात व्यंजनों की आवृत्ति ही लेना है। तो जो सूत्र में वर्ण पद कहा गया है, वह वर्ण पद जो है संपूर्ण स्वर और जो हल व्यंजन है, माने जो अच अच है और हल वर्ण, जो अच प्रत्याहारांतर्गत जो स्वर है और हल प्रत्याहारांतर्गत जो हल वर्ण है, इन दोनों प्रकार के वर्णों को नहीं ग्रहण करना है। यहाँ वर्ण से केवल हल वर्णों को ग्रहण करना है। जो व्यंजन वर्ण है, उन व्यंजन वर्णों को ही यहाँ ग्रहण करना है वर्ण पद से, क्योंकि वर्ण कहने से तो स्वरों का भी ग्रहण हो जाएगा और व्यंजन वर्णों का भी ग्रहण हो जाएगा। लेकिन वही देखिए, वृत्तिकार कह रहे हैं कि स्वर वही सादृश्य, माने स्वर की वैलक्षण्यता विषमता होने पर भी व्यंजन सदृशत्व ही यहाँ वर्ण साम्य से लेना है। व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, व्यंजन सदृश ही, व्यंजन की सादृश्यता ही यहाँ वर्ण साम्य से लेना है। वर्ण साम्यम माने व्यंजन साम्य, साम्यम माने सदृशता, तो और वर्ण माने व्यंजन, तो व्यंजन सदृशत्वम ही वर्ण साम्य लेना है। यहाँ पर वर्ण साम्य से व्यंजन सदृशत्व को ग्रहण करना है। इस प्रकार से उसी को कहा कि स्वर वैसा, अन्यथा यदि स्वर वैसा दृश्य न कहते तो आप, एक पद है विरंच पद है, क्या है? विरंची। तो विरंच में वकार में छोटी इकार है, रकार में भी छोटी इकार है, और जो ची है बाद में यकार और चकार, उसमें भी छोटी इकार है। तो यहाँ स्वर की सादृश्यता है, माने विरंची जो पद है, इस विरंच पद में क्या है? विरंच पद में देखिए
सम में छोटी इकार है, तो विरंच पद में छोटी इकार होने के कारण यहाँ इकार, इकार, इकार ये तीनों में सदृशता हो रही है। तो ऐसे स्थलों पर भी अनुप्रास अलंकार होने लगता। इसीलिए कहा कि स्वर वैसादृश्ये, माने स्वर का वैसादृश्य होने पर, समझिए, स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, व्यंजन की सदृशता ही, व्यंजन की सादृश्यता ही वर्ण साम्य के द्वारा यहाँ ग्रहण करनी है। इसी को नीचे वृत्ति भाग में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, स्वर वैसादृश्य क्यों कह रहे हैं? देख, इसलिए कह रहे हैं कि अन्यान्य जो टीकाकार काव्य प्रकाशकार के हुए हैं, उन काव्य प्रकाशकार के टीकाकारों के मतों में भेद है इस विषय में। अर्थात इस भेद की मैं चर्चा बाद में करूंगा, जब पूरा आप लोग को अनुप्रास अलंकार पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी चर्चा करूंगा तो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाएंगी और विषय कठिन हो जाएगा। इसलिए यह थोड़ा गति हमारी इसमें बन जाए, इस अलंकार को हम समझ लें, फिर मैं इसमें जो टीकाकारों की विशेष 3 बात है, 3 टीकाकार जो 3 प्रकार के मत प्राप्त होते हैं, उन 3 प्रकार के मतों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। लेकिन अभी हमको इतना जानना है कि स्वर वैसादृश्य, स्वर की वैलक्षण्यता होने पर भी केवल यहाँ वर्ण साम्य से व्यंजन सदृशत्व ही ग्रहण करना है, माने व्यंजन की सादृश्यता ही यहाँ ग्रहण करनी है। और वर्ण पद से हल जो व्यंजन वर्ण है, उन व्यंजन वर्णों का ही ग्रहण करना है। इस प्रकार से इतना अर्थ हो गया। अब देखिए आगे कह रहे हैं रसादि अनुगतः प्रकृष्टोन्यासः अनुप्रासः। अनुप्रास क्या है? तो देखिए जो अनुप्रास शब्द है, यह अनुप्रास शब्द में आपको देखिए अनु है, अनु है और अनु के बाद जो है प्रा है। अनु, अनु क्या है? अनु उपसर्ग है और उसके बाद प्रा यह भी उपसर्ग है और आस है, आस धातु है, या अस धातु मानिए घय प्रत्यय करके आस कर लीजिए। ठीक, अगर अस भूमि धातु स्वीकार करते हैं और घय प्रत्यय करके तो एक सूत्र है, उस सूत्र से जो है जैसे रमुक क्रीड़ायाम धातु में करते हैं, वैसे ही दीर्घ करके और घय के आकार को जोड़ करके आस बन जाएगा। तो अब इस प्रकार से अनुप्रास में 3 हुए, एक अनु और एक प्रा, ये 2 उपसर्ग हो गए और आस। इस प्रकार से अनु का अर्थ क्या है? तो वही कह रहा है कि अनु का अर्थ है अनुगतः। अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ है अनुगतः। और जो प्रा उपसर्ग है उसका अर्थ है प्रकृष्ट। प्रा का अर्थ क्या है? प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट। और जो न्यास शब्द है, उस न्यास शब्द का अर्थ है विन्यास। न्यास का अर्थ क्या है? सन्निवेश, विन्यास। तो किसका न्यास? तो वर्णानाम न्यासः, क्योंकि यह काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र वर्णों का ही न्यास करेगा। अब देखिए तो अनुगत का अर्थ क्या हुआ कि रसादि अनुगतः, कि रस के अनुकूल प्रकृष्ट जो वर्णों का सन्निवेश है वही अनुप्रास है। अनुप्रास क्या है? तो अनुप्रास है कि रसादि अनुगत, रसादि अनुगत माने रस के अनुकूल प्रकृष्ट जो सन्निवेश है, वर्णों का जो विन्यास है, वर्णों का जो न्यास है, वही अनुप्रास है। तो अनु से अनुगत अर्थ लिए, प्रा से प्रकृष्ट अर्थ लिए और आस से न्यास अर्थ लिए। इस प्रकार से जो है अर्थ इसका हो जाता है। अब देखिए अर्थ यही, इसी अनुप्रास जो यह अलंकार है, इस अनुप्रास की ही यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति की गई। अनुप्रास का ही जो है अर्थ आया गया कि अनुप्रास माने क्या है। तो अनुप्रास का अर्थ है रसादि अनुगतः प्रकृष्टोन्यासः अनुप्रासः, कि रसादि से अनुगत जो प्रकृष्ट न्यास है, ठीक, उस वही प्रकृष्ट न्यास ही जो है, और किसका प्रकृष्ट न्यास? वर्णों का। तो वर्णानाम प्रकृष्ट सन्निवेश अथवा न्यास की जो है यह अनुप्रास है। अब देखिए उसी अनुप्रास को यह कह रहे हैं। अब एक चीज इसमें और देख लीजिए। अब अनु शब्द का हुआ अनुगमनार्थक अर्थ हो गया, अनुगमार्थक अर्थ ले लिए। ता शब्द का प्रकर्षार्थक अथवा प्रकृष्ट अर्थ ले लिए और आस शब्द का न्यास अर्थ ले लिए।
तो इस प्रकार से रसाद्यनुगतः प्रकृष्टोन्यासः अनुप्रासः यह बन गया। अब यहाँ पर एक चर्चा यह है कि ये रसाद क्यों जोड़ रहे हैं कि रसादि अनुगतः प्रकृष्टान्यासः। तो कहे रसादि अनुगत माने प्राकृत रस व्यंजक, माने जिस पद्य में, जिस श्लोक में इस अनुप्रास नामक शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है, उस पद्य में अथवा श्लोक में जो भी श्रृंगारादि रस होंगे, यदि उन श्रृंगारादि रस के अनुकूल यदि अनुप्रास होगा, तो ही यह अलंकार जो है चमत्कृत करेगा, माने शब्दगत चमत्कार को उत्पन्न करेगा और साथ साथ जो है रस का पोषक बनेगा। अन्यथा यदि यह रस के विपरीत हो जाए, माने रस का अपघातक हो जाए, तो यह अलंकार, इस अलंकार का कोई महत्व नहीं होगा शब्दशास्त्र, क्योंकि शब्द और अर्थगत ही ये जो शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार हैं, ये काव्य में क्या करते हैं, उत्कर्ष का आधान करते हैं। और जो शब्दालंकार वह शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थालंकार अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करता है। यदि वही कह रहा है कि रसादि अनुगत होना चाहिए, माने जो काव्य है, काव्य में जो पद्य श्लोक इत्यादि हैं, उन श्लोक पद्य अथवा काव्य में जो वर्णित रस है, उस रस के अनुकूल होना चाहिए। यदि अनुकूल नहीं होगा, तो यह जो है अनुप्रास अलंकार की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी, अनुप्रास अलंकार वहां नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से यह अर्थ एक ध्वनित होता है। वही कहा है कि प्रकृत रस व्यंजक, प्रकृत जो प्रकृत रस हो, उस प्रकृत रस का पोषक हो, व्यंजक हो, उस अर्थ की अभिव्यक्ति कराने वाला हो, अर्थ का उस अर्थ की पुष्टि कराने वाला हो, ऐसा अर्थ लेना है। तो ऐसे वर्ण संबंधित्वेना इष्ट माने अनति व्यवहिततया, अनति व्यवहिततया अर्थात चमत्कृत का आधायक होता, चमत्कार का आधायक होता है। ऐसी न्यास माने ऐसी आवृत्ति ही यहाँ लेनी है वर्णों की। अब देखिए इतना अर्थ हो गया, इसके बाद उसी अनुप्रास के दो प्रकार के भेद कर रहे हैं। दो प्रकार के भेद क्या कर रहे हैं, कहे छेक वृत्तिगतो द्विधा, कि वह जो अनुप्रास अलंकार है, परसाम्यम अनुप्रास जो है, वह द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार का है। कैसे, कहे छेक और वृत्तिगत। अब यहाँ जो छेक और वृत्तिगत, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। कौन समास हुआ है, द्वंद्व समास हुआ है। तो द्वंद्व छेक और वृत्ति में द्वंद्व समास हुआ है। छेकश्चासो वृत्ति छेक वृत्ति, अथवा छेक नहीं, छेकश्चासो कर देंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, तो छेकश्चा वृत्तिश्चा ऐसा समास करेंगे, छेक वृत्ति। तो गत जो है द्वंद्व समास के अंत में श्रूयमाण होने के कारण एक नियम है कि द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में श्रूयमाण होने के कारण इस गत जो यह शब्द है, इस गत शब्द का दोनों शब्दों के साथ, माने छेक शब्द के साथ और वृत्ति शब्द के साथ भी अन्वय होगा, तब अर्थ हो जाएगा छेक गतः और वृत्तिगतः। इस गत को दोनों के साथ जोड़िए, छेकगत और वृत्तिगत। तो छेकगत अनुप्रास और वृत्तिगत अनुप्रास, अर्थात छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास, इस प्रकार से दो प्रकार का जो है यह अनुप्रास हुआ। ठीक, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर एक और देखिए कि यहाँ छेक क्या है, वृत्ति क्या है, इन दोनों अर्थों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो द्विधा कहा गया, देखिए द्विधा शब्द का प्रयोग किया गया, ये द्विधा पद क्या है, कहे द्विधा शब्द जो है एकत्व संख्या के व्युदास के लिए है, माने जो एकत्व संख्या के निराश के लिए है। माने द्विधा माने दो प्रकार का ही होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। यही द्विधा कहने से एकत्व का निराश हो जाता है, माने यह जो वर्णानुप्रास है, यह वर्णानुप्रास एक भेद वाला नहीं है, अपितु दो भेद वाला है। यह द्विधा कहने से एकत्व संख्या का व्युदास हो जाता है, इसीलिए द्विधा कहा गया। अब इसमें आगे नीचे ही वृत्ति में कह रहे हैं कि छेका विदग्धा,
और वृत्ति के लिए कह रहे हैं वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः, कि छेक क्या है? कहे छेक माने विदग्ध, विदग्ध माने निपुण, पंडित, विद्वान, चतुर, जो भी अर्थ लीजिए। कहे विदग्ध, विदग्ध मतलब विदग्ध है माने अच्छी बुद्धि वाले हैं, चतुर हैं। तो छेक का अर्थ क्या है? विदग्धा। छेकानाम अर्थात विदग्धानाम, चतुराणाम, प्रचुर प्रयोज्य इति यावत् लेना है। तो एक और शब्द आया है कि छेकस त्रिषु विदग्धेषु गृहासक्त मृगांडजे। एक जो है कोश में ऐसा वर्णन आया है कि छेक शब्द जो है विदग्ध के लिए भी होता है। विदग्ध में चतुर अर्थ के लिए छेक शब्द जो है चतुर अर्थ का भी वाचक होता है, निपुण अर्थ का है, न चतुर अर्थ का, निपुण अर्थ का। तो छेका माने विदग्धा, जो चतुर है, जो निपुण है। और वृत्ति का अर्थ क्या है? कहे वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार। वृत्ति क्या है? रस, रस विषय व्यापार है। ठीक। वृत्ति क्या है? रस विषय व्यापार। तो वृत्ति समझिए पहले कि वृत्ति क्या है। वृत्ति, वृत्ति माने अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे जो वृत्ति आगे 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 आएगी। आचार्य जो है उद्भट सर्वलंग आचार्य उद्भट हुए हैं, उनका ग्रंथ है एक जो है अम, अलंकार सर्व संग्रह ग्रंथ है। उस ग्रंथ में उन्होंने 3 प्रकार की वृत्तियां मानी हैं। वो वृत्तियां कौन सी? उपनागरिका है और परुषा है और कोमला है। तो वृत्ति से यहाँ या भी, और इन्हीं वृत्तियों को माधुर्य इत्यादि जो गुण है, या वह भी माधुर्यादि गुण के जो व्यंजक वर्ण होते हैं, उन्हीं व्यंजक वर्णों से ही यह वृत्तियां लगभग बनती हैं। तो इसी चीज से वृत्ति से अर्थ लेना है रसादि। वृत्ति माने वृत्ति से जो उपनागरिका, परुषा, कोमला इत्यादि हैं, उन्हीं वृत्ति का। तो वृत्ति, वृत्ति क्या है? तो कहे वृत्ति नाम नियत वर्णगतः, जो नियत माने निश्चित, नियत माने निश्चित वर्णों में रहने वाला। नियत माने निश्चित, नियत का अर्थ निश्चित करिए। तो नियत वर्णगतः रस विषयो व्यापारः, नियत वर्णों में, गत माने रहने वाला, तो नियत वर्णगतः माने निश्चित वर्णों में रहने वाला रस विषयक जो व्यापार है वही वृत्ति है। अभी आप लोगों ने अष्टम परिच्छेद इसका अष्टम उल्लास नहीं पढ़ा है। नहीं, वहां पर आया है कि जो माधुर्य के व्यंजक वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मूर्धनि वर्गान्त्यगा वर्णा इत्यादि अटवर्गा रणौ लघु। तो अभी जो माधुर्य व्यंजक वर्ण कौन है और ओज गुण के व्यंजक वर्ण कौन है, प्रसाद गुण के अभिव्यंजक वर्ण कौन से हैं, जब इन वर्णों को पढ़ेंगे तब यहाँ पर एकदम स्पष्ट ये चीज समझ में आएगी। तो वही करें कि नियत वर्णगत, निश्चित वर्णगत माने जो निश्चित वर्णगत जो रस विषयक व्यापार होता है वही वृत्ति है। और इसी को कह रहे हैं कि माधुर्यादि व्यंजक, जो माधुर्य इत्यादि जो गुण हैं, उन गुणों के जो व्यंजक, जो सुकुमार माने कोमल जो वर्ण, अर्थात जिनको बोलने में कोमलता आती है, जैसे र, ण, इनको बोलने में बहुत ज्यादा जो है हमको क्या लगता है, बहुत ज्यादा जो है जोर नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे टा हुआ, ठा हुआ, ढा हुआ, धा हुआ, फा हुआ, ये सब क्या है? जो टा, ठा इत्यादि वर्ण है, ये इनमें अधिक श्वास लगता है और ये नाभिक प्रदेश से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कठोर वर्ण कहते हैं। तो जो कोमल वर्ण है वही कोमल वर्ण ही माधुर्य के व्यंजक होते हैं। तो माधुर्याद के व्यंजक जो सुकुमार वर्ण है, जो कोमल वर्ण है, उन कोमल वर्णों के द्वारा जो मधुरादि रस के, मधुरादि रस कौन है? श्रृंगारादि, श्रृंगारादि रस के जो उपकारक हैं, ऐसे शब्दों का सुकोमल माने अत्यंत मधुर वर्णों का जो है श्रृंगारादि रस में जोड़ना चाहिए, सन्निवेश करना चाहिए। वही व्यापार विषय है, वो रस के पोषक भी होते हैं और वही रस विषय का व्यापार होता है। तो अभी इतना समझिए केवल कि जो नियत वर्णगत रस विषय का व्यापार होते हैं, अर्थात जिन रसों में जैसे जिस प्रकार के वर्णों का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, अर्थात श्रृंगार रस में ऐसे वर्णों का प्रयोग करना है, क्रोध रस में इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना है, हास्य रस में इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना है। तो यह जो शास्त्र में एक प्रक्रिया बनाई गई है, एक नियम बनाया गया है कि किस
रस में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना है, उसी वर्णों का प्रयोग करना ही वही रस विषय का व्यापार है। इतना समझ लीजिए। अब आगे करें गत इति छेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासश्च। बोले यहाँ गत शब्द से समझिए, जो यहाँ गत शब्द है, उस गत शब्द से दोनों के साथ जोड़ेंगे गत शब्द को, छेक के साथ और वृत्त के साथ भी। तो गत से छेकानुप्रास भी हुआ और जो है वृत्त्यनुप्रास भी हुआ। इस प्रकार से अब वर्णानुप्रास के दो भेद हो गए। वर्णानुप्रास के दो भेद कौन से हुए? तो एक भेद आपका वर्णानुप्रास का हो गया छेकानुप्रास और दूसरा भेद हो गया आपका वृत्ति अनुप्रास। अब देखिए, अब इन्हीं का लक्षण कह रहे हैं किम तयोः स्वरूपम इत्याह। तयोः स्वकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रासयोः, छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास का स्वरूप क्या है? स्वरूप माने लक्षण क्या है? लक्षणम किम स्वरूपम नाम लक्षणम, लक्षणम किम लक्षण क्या है इत्याह। ऐसा पूछने पर कहते हैं बता रहे हैं, आ माने कह रहे हैं क्या है। अब देखिए स्वरूपम पद की थोड़ी सी व्याख्या देखिए। स्वरूपम पद से आप जैसे कहते हैं लक्षण जो है, एक तो स्वरूपगत लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। समझिए, एक लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वेदांत में इसकी चर्चा काफी आई है ब्रह्म विषय विचार में। तो यहाँ स्वरूप से लक्षण कैसे जानेंगे? तो कहे स्वम, स्वम रूपम शब्द क्या शब्द संज्ञा, तो यहाँ स्वम है, स्वरूपम में स्वम रूपम स्वरूपम। तो स्वम से लक्ष्य पदार्थ लेना है, स्वम से क्या लेना है? लक्ष्य पदार्थ। तो अभी हमारे पास लक्ष्य पदार्थ कौन है? हम लक्षण किसका करने जा रहे हैं? छेकानुप्रास का और वृत्त्यनुप्रास का। तो हमारे लक्ष्य कौन हुए? यही छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास हमारे लक्ष्य हुए। तो स्वम से लक्ष्यम, स्वम से लक्ष्य को लीजिए। तो स्वम से लक्ष्य पदार्थ को, तो स्वम लक्ष्य पदार्थ, और जो यहाँ रूपम है, रूप शब्द है, तो रूप से रूप्यते लक्ष्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या, रूप्यते लक्ष्यते अनेन। इस करण परक व्युत्पत्ति से स्वरूप पद से क्या होता है? लक्षण अर्थ आता है। अब यह लक्षण क्यों कर रहे हैं? लक्षण क्या होता है? कहे लक्षण जो है इतर व्यावृत्ततया, लक्षण क्या होता है? कहे लक्षण इतर का भेदक होता है। माने अर्थात जो लक्षण होता है वह जिस वस्तु का हम लक्षण कर रहे हैं, जो लक्ष्य वस्तु है, उस लक्ष्य वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक करती है। तो जो लक्षण होता है वह क्या होता है? इतर वस्तुओं से उस वस्तु को भिन्न सिद्ध करती है, पृथक सिद्ध करती है। तो इतर भेदक होता है, जो लक्षण होता है वह इतर का भेदक होता है। अब यहाँ हम लक्षण कर रहे हैं, तो जो लक्षण हम छेकानुप्रास का करेंगे, तब वह लक्षण वृत्त्यनुप्रास में नहीं जाएगा। तो अर्थात वह छेकानुप्रास को वृत्त्यनुप्रास से अलग कर देगा। माने छेकानुप्रास अलग होगा, अर्थात छेकानुप्रास का क्षेत्र अलग होगा और वृत्त्यनुप्रास का क्षेत्र अलग होगा। और जो लक्षण हम वृत्त्यनुप्रास का कर देंगे, वह लक्षण छेकानुप्रास में नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वृत्त्यनुप्रास का क्षेत्र भिन्न होगा और छेकानुप्रास का क्षेत्र भिन्न होगा। तो यही चीज समझानी थी। अब देखिए आगे, अब लक्षण क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो सूत्र है, सूत्र में सबसे पहले छेद को ग्रहण किया गया है। छेकानुप्रास सबसे पहले आया है, क्योंकि छेक वृत्तिगतो दुधा कहा गया, तो छेकानुप्रास पहले आया, इसलिए जो पहले है उसका पहले लक्षण करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम हो जाएगा। भाई पहले छेकानुप्रास है तो पहले छेकानुप्रास का लक्षण करेंगे, वृत्त्यनुप्रास उसके बाद है, छेकानुप्रास के बाद हम वृत्त्यनुप्रास करेंगे। इसलिए यहाँ जो सोने कस्य सकृत पूर्व, जो यह लक्षण किया, यह छेकानुप्रास का लक्षण कर रहे हैं। अब देखिए छेकानुप्रास का लक्षण क्या है? कहे साह अनेकस्य सकृत पूर्व। समझिए, साह अनेकस्य। अब देखिए यहाँ जो सह पद है, पद कितने हैं? एक तो सह है और फिर अनेक है, अनेकस्य है।
फिर सकृत है, फिर पूर्वाहा है। तो सह पद से किसको ग्रहण करेंगे? कहे सह पद से जो है हम अनुप्रास को ग्रहण करेंगे। सह माने सह अनुप्रासः, सह कह अनुप्रासः, तो सह छह का अनुप्रासः ऐसा अर्थ लेंगे। वह छह का अनुप्रास, तो सह शब्द से छह का अनुप्रास को ग्रहण करिए। तो सह छह का अनुप्रासः, वह छह का अनुप्रास जो है, अथवा वह जो, या सा पद से अनुप्रास को लीजिए तो सह अनुप्रासः, वह जो अनुप्रास है वह अनेकस्य सकृत पूर्वः। अनेकस्य माने ना एकस्य इति अनेकस्य, माने अनेक व्यंजन का। अब देखिए वर्ण साम्य अनुप्रासा ही है, तो वर्ण साम्य यहाँ भी आएगा। अनेकस्य वर्ण साम्यस्य, समझिए, अनेकस्य वर्ण साम्यम सकृत पूर्वः, अनेक वर्णों की सादृश्यता का सकृत माने एक बार आवृत्ति होना छह का अनुप्रास कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वह चर्चा देखिए, सोने कस्य सकृत पूर्वः, सा अनेकस्य सकृत, सा से अनुप्रास को लिए, और अनेकस्य माने अनेकस्य व्यंजनस्य, लीजिए वर्ण का अर्थ वहां व्यंजन किए थे, तो अनेकस्य वर्ण से माने अनेकस्य व्यंजनस्य साम्यम, साम्यता, सदृशता। जब सकृत माने एक बार हो, क्या हो? सकृत, सकृत सादृश्य हो, एक बार सादृश्य हो, तो अनेकस्य व्यंजनस्य सकृत साम्यम। देखिए अनेकस्य वर्ण, वर्ण से वर्ण से लीजिए, अनेकस्य है तो वर्ण से लीजिए, विभक्ति का विपरिणाम कर लीजिए। अनेकस्य वर्णस्य सकृत माने एक बार साम्य होने पर क्या होता है? छह का अनुप्रास होता है। अब देखिए, अब इसका अर्थ समझेंगे आप। अनेक, अनेकस्य माने अनेकस्य व्यंजनस्य, वही नीचे टीका में दे रहे हैं जो है वृत्ति में, अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन का। सकृत माने एक बार होता है और असकृत माने अनेक बार, तो सकृत यहाँ है तो माने एक बार, तो अनेक व्यंजन का सकृत माने एक बार, सादृश्यम यहां से लाएंगे साम्यम से, तो साम्यम सादृश्यम, जो सादृश्य पूर्वहा, यहाँ जो पूर्व शब्द है, यहाँ पूर्व शब्द जो है छह का अनुप्रास को ग्रहण करेगा, क्योंकि छह का अनुप्रास और वृत्त अनुप्रास में पूर्व में कौन है? छह का अनुप्रास है, तो पूर्वहा से छह का अनुप्रास को ग्रहण करेंगे। तो पूर्वहा माने, पूर्वहा का अर्थ करेंगे छह का अनुप्रासः, पूर्व पदार्थम, पूर्व पदार्थ जो छह का अनुप्रास है। अब इस प्रकार से सूत्र का अर्थ क्या हुआ संपूर्ण, कि अनेकस्य, अनेकस्य व्यंजनस्य स्वर साम्यस्य अनियामकत्वात्। देखिए यहाँ स्वर की साम्यता का नहीं कहा गया था, ऊपर ही इन्होंने कहा था कि जो है स्वर वही सादृश्य, स्वर की सादृश्यता ना होने पर, स्वर की वैलक्षणता होने पर, स्वर वैसादृश्येपि, स्वर की वैसादृश्यता होने पर भी व्यंजन सदृशत्व केवल ही ग्रहण करना था। तो यहाँ स्वरस्य अनियामकत्वात्, तो यह नियम स्वरों पे नहीं जाता है कि स्वर की साम्यता होनी चाहिए, स्वर की साम्यता ना होने पर भी व्यंजन सदृशत्व केवल हो, वही वर्ण साम्य कहलाएगा, वही अनुप्रास हो जाएगा। इस प्रकार से अनेकस्य व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन की जब सकृत माने एक बार सादृश्यता हो जाए, एक बार आवृत्ति हो जाए, तो वही पूर्वहा माने छह का अनुप्रास कहलाता है। अब देखिए, हेलो हेलो, यहाँ जो वर्ण साम्यम अनुप्रासा में जो वर्ण शब्द है, इस वर्ण शब्द से हमको हल वर्ण लेना है। हल वर्ण माने व्यंजन वर्ण लेना है, स्वरों का ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए टीका में कहा कि स्वर वही सादृश्य, स्वर की सादृश्यता ना होने पर भी, लेकिन व्यंजन सदृशत्व यदि हो, तो ऐसे व्यंजन सदृशत्व होने पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सह अनेकस्य सकृत पूर्व आया, तो यहाँ सह पद से तो अनुप्रास बोलेंगे कि सह अनुप्रास, वह अनुप्रास जो अनेकस्य, अनेकस्य माने अनेक, एक से अधिक, अनेक का अर्थ माने क्या हुआ? अनेक का अर्थ यही हुआ कि जो है, जो दो या दो से तीन
या एक अथवा दो, तीन, अनेक, अनेक से कुछ भी अर्थ ले लीजिए, एक से अधिक। तो अनेकस्य व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन का, समझिए, अनेकस्य वर्ण यहां से लीजिए वर्ण साम्यम से, तो वर्ण से व्यंजन आया, अनेकस्य व्यंजनस्य। अब सकृत माने एक बार होता है, तो अनेक व्यंजन का जब सकृत माने एक बार जब आवृत्ति हो श्लोक में, तब वह छेकानुप्रास कहलाता है। इतना अर्थ समझ लीजिए। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। उसी आगे उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण देखेंगे तो वहां पर अधिक स्पष्ट होगी ये चीज। ततो ततो ऋण परिस्पंदम या परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम। ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम। यह छेकानुप्रास का उदाहरण है। अब देखिए इसका थोड़ा प्रसंग क्या है समझ लीजिए। इस प्रसंग की चर्चा जो है, कुछ टीकाकार, जैसे ये नीचे दिया कमलाकर भट्ट आदि जो है, इसको महाभारत के द्रोण पर्व से, महाभारत में जो द्रोण पर्व है, उस द्रोण पर्व के 184 जो अध्याय उसका है, उस 184 अध्याय में जो महाभारत का युद्ध है, तो रात्रि का युद्ध हो गया। रात्रि के युद्ध के बाद जो प्रातः काल हो रहा है, उस प्रातः काल का वर्णन इस श्लोक में है। ऐसा कमलाकर भट्ट और चक्रवर्ती इत्यादि जो टीकाकार आचार्य हुए हैं, इन टीकाकारों का मत है। लेकिन यह प्रसंग, यह श्लोक जो है, महाभारत के द्रोण पर्व में प्राप्त नहीं होता है, वहां मिलता नहीं है। लेकिन कमलाकर भट्ट इत्यादि कुछ आचार्यों ने इसकी चर्चा की है कि यह श्लोक महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया है और उस द्रोण पर्व के 184वें अध्याय का है। और वहां पर जो है, जब रात मतलब कि युद्ध के बाद का वर्णन है, माने रात्रि युद्ध के बाद जब प्रभात का वर्णन है वहां पर, तो प्रभात के वर्णन में यह श्लोक आया है। तो देखिए, ततः, ततः माने तत्पश्चात। अब यहाँ ततः शब्द से लेंगे किसको, अर्थात रात्रि युद्ध के पश्चात, रात्रि युद्धांते, ऐसा अर्थ लेंगे। रात्रि युद्ध के बाद ततः अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी। अरुण माने, अरुण से भगवान सूर्य को नहीं लेना है। अरुण माने यहाँ अरुण से जो है, ना उरु यस्सा अनुरु, जो अरुण माने भगवान सूर्य का जो सारथी है, वह सारथी जो अरुण है, उस अरुण को ग्रहण करना है। तो अरुणा माने भगवान सूर्य से सारथी, भगवान सूर्य का जो सारथी है वह अरुण। ठीक, तो अरुण जो है परिस्पंद, परिस्पंद माने, परिस्पंद का अर्थ जो है, परिस्पंद माने किंचित चलन, अर्थात किंचित गति, उसमें गति से युक्त, गतिशील होने के कारण, अर्थात उसमें किंचित जो है स्पंदता थी, किंचित उसमें चलनता थी, कुछ चेतनता, वही गतिशीलता। तो परिस्पंदा माने गतिशील होने के कारण जो है, क्या कर रहा है, कहे मंदीकृत वपु शशि, शशि, शशि वपु, शशि माने चंद्रमा का जो शरीर है, शशि माने चंद्रमा, मंदी माने मलिन, कृत वपु, मंदी कृत वपु, मंदी माने मलिन कर दिया गया है, वपु माने शरीर, वपु माने शरीर, तो शशि माने चंद्रमा, शशि का अर्थ क्या करेंगे, चंद्रमा। तो मंदीकृतम माने मंदीकृत कर दिया गया है, मलिन कर दिया गया है, अर्थात यहाँ रुचि विरुचिकृत कर दिया है, कांतिहीन कर दिया गया है, प्रकाशहीन कर दिया है, कुछ भी अर्थ लीजिए। तो जब अरुण जो भगवान सूर्य का सारथी है, उस अरुण के परिस्पंद माने गतिशील होने के कारण मंदीकृता माने मलिन कर दिया गया है, मलिन स्वरूप वाला जो शशि है, चंद्रमा है, वपु तादृशः वपु शरीरः यस्य च, वपु का अर्थ शरीर है, तो मलिन स्वरूप वाला है शरीर जिसका, ऐसा चंद्रमा। क्योंकि जब भगवान सूर्य निकलते हैं तो चंद्र का प्रकाश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
तो यहाँ मलिन से यही अर्थ लिया, माने जो चंद्र का जो प्रकाश था रात्रि में, जो चंद्र प्रकाशित हो रहा था, जो उसकी उज्ज्वलता थी, वह उज्ज्वलता नष्ट हो गई। वही कह रहे हैं कि मंदीकृतः माने मलिनीकृतः, वपु यस्य तादृशः, जो चंद्रमा है, शशि है, वह चंद्रमा। तो एक अर्थ यहाँ पर हो गया, करें उसी प्रकार काम, काम माने जो कामदेव है, स्मर जो है, कामेना स्मरेणा, कामदेव के द्वारा अथवा काम के उपभोग से, कुछ भी अर्थ करिए, जो परीक्षाम है, परीक्षाम माने जो दुर्बल लोग हैं, अर्थात जो क्षीण लोग हैं, ऐसे परीक्षामा अर्थात क्षीण, क्षीणा अर्थात क्षीण, दुर्बल, क्षीण, जो कामिनी है, अर्थात जो कामिनी माने जो अंगना है, उस अंगना के गंड पांडुताम, गंड माने कपोल स्थल होता है, कपोल स्थल को लेना है, तो पांडुता माने उज्ज्वलता, श्वेतता, उस श्वेतता, श्वेतता सा हो गया, पांडुताम युव माने गंड पांडुताम युव माने कामिनी के कपोल स्थल के समान क्या हो गया है, पांडु वर्ण हो गया है, माने धवल वर्ण हो गया है, उज्ज्वल वर्ण वाला हो गया है। दद्रे माने धारा, अब देखिए इस श्लोक का अर्थ समझिए फिर से एक बार। अब क्योंकि आपको एक एक पद अच्छे ज्ञान हो गया, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काम परीक्षामा कामिनी, माने काम के द्वारा उपभुक्त जो कामिनी होती है, वह कामिनी क्या हो जाती है, परीक्षाम हो जाती है, माने दुर्बल हो जाती है। ऐसी क्षीण कामिनी जो है, उसका जो कपोल स्थल जिस प्रकार से जो उसकी श्वेतता हो, श्वेत हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान अरुण के जो, भगवान सूर्य के जो सारथी अरुण है, उनके आ जाने से जो चंद्रमा का जो शरीर है, वह मंदीकृत किया गया है, माने मलिन कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कैसे अनुप्रास है, तो यहाँ पर अनुप्रास जो, यहाँ पंद और मंदी शब्द है, देखिए पंद में नकार और दकार, मंदी में भी नकार दकार, तो ये नकार भी व्यंजन है और दकार भी व्यंजन है, तो इस नकार और दकार व्यंजन का दो बार आवृत्त हो गया। तो अनेकस्य, अनेकस्य माने अनेक व्यंजन का, सकृत माने एक बार, तो एक बार तो स्पंद में क्या है, इसी नकार दकार का एक बार आवृत्ति हो गई मंद में, सकृत आवृत्ति हुई ना, एक बार ही तो आवृत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है स्पंद और मंद में यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है यही आवृत्ति है, और यही आवृत्ति ही यहाँ पर छह का अनुप्रास है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ नकार और दकार का जो स्पंद और मंद में जो नकार दकार का जो यह हुआ है, नकार दकार आया है। और फिर देखिए पांड, ओ गंड पांडुताम में देखिए, तो गंड में णकार और डकार का, और पांडु में डकार, णकार और डकार का, तो डकार और णकार का भी जो है, यह भी अनेक व्यंजन का सकृत मान एक बार ही साम्य हुआ यहाँ पर भी, अर्थात स्पंद और मंद में नकार डकार, इस व्यंजन का एक सकृत एक बार साम्य हुआ, और गंड और पांडु में नकार डकार का जो है एक बार साम्य हुआ। तो इस प्रकार से अनेक वर्णों का, एक अनेक माने एक से अधिक, तो यहाँ नकार दकार दो हुए तो अनेक हो गए ना, ना एक है अनेक कहा, यहाँ अनेक से बहुवचन नहीं लेना है कि दो या दो से अधिक, तो बहुवचन भी दो हो या दो से अधिक हो, तभी बहुवचन, मतलब दो तो द्विवचन होता है, बहुवचन तो यहाँ नहीं लेना है। यहाँ एक माने अनेक माने जो एक से अधिक हो जाए तो अनेक हो जाएंगे। अनेक यहाँ बहुवचन वाला जो व्याकरणों के यहाँ जो हम बहुवचन अर्थ लेते हैं कि रामा वाला, वैसा नहीं लेना है यहाँ, यहाँ अनेक माने एक से अधिक लेना है। इस प्रकार से जो है यहाँ छह का अनुप्रास हो गया। अब इसमें कोई किसी को समझिए
समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ नकार दकार का दकार की एक बार आवृत्ति हुई है, तो सकृत साम्य होने के कारण जो है, यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो गया, क्योंकि 6 का अनुप्रास का लक्षण क्या है? सह अनेकस्य सकृत पूर्व अनेक व्यंजन का सकृत माने एक बार आवृत्ति होना, एक बार सादृश्य होना, एक बार साम्य होना ही 6 का अनुप्रास कहलाता है। तो यहाँ अनेक व्यंजन का, एक व्यंजन की आवृत्ति नहीं हो रही है। नकार, दकार अनेक व्यंजन हो गए, एक से अधिक हो गया तो अनेक हो गया। तो नकार, दकार की इसकी एक सकृत एक बार आवृत्ति हुई। ऐसे ही गंड पांडुताम में णकार, डकार की सकृत एक बार आवृत्ति हुई। इस प्रकार से जो है यहाँ क्या हो गया? यहाँ 6 का अनुप्रास हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कहीं भी ले सकते हैं। शिव तांडव में ले लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा। हाँ, ऐसे जगहों ऐसे स्थानों पे लेकिन कई बार आवृत्ति हो जाएगी तो फिर नहीं होगा, सकृत आवृत्ति होनी चाहिए। हाँ, देखिए एक तो ये यही सकृत माने एक बार आवृत्ति, एक बार तो गंड में है और फिर एक आवृत्ति इसकी हुई तो पांडु में आया। अब एक और आवृत्ति हो जाती तब यहाँ नहीं हो जाता, तब यहाँ 6 का अनुप्रास नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से जो है यह अर्थ हो गया। अब आज यही यही समाप्त करें? अ, आगे और बढ़ाएँ कि यहीं रहने दें? हाँ, जो इसका एक बहुत लंबा है। हाँ, क्योंकि उसका बहुत लंबा है, जब एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसी इसका लंबा चर्चा है आगे।